हेलो डियर, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। और हम लोग बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे और कोशिका चैप्टर का अधिकांश हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हमें समझना है कोशिका विभाजन, कि आखिर कोशिका विभाजन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ऐसे हम समझते हैं कि दरअसल अगर मान लीजिए कि किसी जीव में वृद्धि की प्रक्रिया होती है या विकास की प्रक्रिया होती है या कहीं चोट लग जाता है तो उसमें घाव भरना होगा, यानी घाव भरने की प्रक्रिया होती है, या प्रजनन की क्रिया में जिन सेल की आवश्यकता होती है, ये नए प्रकार के सेल हमारे शरीर में किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही समझेंगे। और ये व्यवहारिक बात भी है ना कि आप सोचिए एक छोटा सा जीव अगर बड़ा रूप ले लेता है तो ऐसा क्या होता है उसमें कि उसमें ढेर सारा मटेरियल बन जाता है, यानी वो नया जीव वृद्धि कैसे कर लेता है। जो छोटा जीव था वो बड़ा किस प्रक्रिया के द्वारा बन गया, तो उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो गया, हमें यही चीज समझना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सजीव में चाहे वो वृद्धि की प्रक्रिया हो रही हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो रही हो, या कहीं चोट लग गई मान लो तो घाव भरने की प्रक्रिया हो रही हो, तो इन सब के लिए नई कोशिकाओं की क्या पड़ेगी, जरूरत। हमने बताया रहा होगा कि आपकी जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है वही कोशिका है, यानी आप कोशिकाओं या कोशिकाओं के समूह से मिलकर निर्मित हुए हैं। जब हम और आप कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं और उसी से बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं, यही बात हम लोगों को समझना है। समझेंगे हम लोग कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का मतलब क्या था कि पुरानी कोशिका जो शरीर में होती है उन पुरानी कोशिकाओं से दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाना ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है। तो हमारे शरीर में जो नई कोशिका बनती है वो अपने आप नहीं बन जाती। एक पुरानी कोशिका जो पहले से मौजूद होती है वही विभाजित हो जाती है 2 भागों में, 4 भागों में, या ऐसे ही। तो वो जो पुरानी कोशिका है उस पुरानी कोशिका का नई कोशिकाओं में टूट जाना ही क्या है, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से ही प्रजनन की क्रिया होगी या वृद्धि होगा, विकास होगा, चोट लग जाएगी तो घाव भरेगा। तो हम लोग ये समझ गए कि कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में एक बात ये समझ लीजिएगा कि जो कोशिका होगी, पुरानी कोशिका होगी, वो नई कोशिकाओं में टूटेगी। तो हमने कहा कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होगा, और 2 या 2 से अधिक कोशिका, एक पुरानी कोशिका से ही अगर एक नई कोशिका बन जाए, पुरानी कोशिका समाप्त हो जाए, तो बताइए कोई फायदा हुआ? वो जीव उतना ही रहेगा, ना उसमें वृद्धि होगी, ना विकास होगा, ना घाव भरेगा, कोई प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी। एक से यही एक रहे, एक से यही एक रहे, तो क्या फायदा होगा हमारा? कोई फायदा नहीं होगा ना। तो एक कोशिका से 2 कोशिका मिल जाएं हमें, है ना, या और को ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाएं, तब हमें वृद्धि, विकास और घाव भरने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो वही हमने कहा किसी एक पुरानी कोशिका से, एक पेरेंट सेल से उसकी 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल जो बनेगा उसे हम बोलेंगे डॉटर सेल, और इसे हम बोलेंगे पेरेंट सेल या मदर सेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पुरानी वाले को हम बोलेंगे मदर सेल या पेरेंट, पितृ, और जो नई कोशिका होगी उसे हम बोलेंगे डॉटर सेल। तो एक पुरानी कोशिका से कई सारी डॉटर कोशिकाओं का निर्माण हो जाना ही कहलाएगा क्या, कोशिका विभाजन। ये क्लियर है? तो जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो एक पुरानी कोशिका नई कोशिका में टूटने के लिए पहले माहौल बनाएगी। माहौल बनाने का मतलब पहले तैयारी करेगी ना। देखिए, हमारे आपके घर अगर कोई भी काम होता है ना, तो जितने देर का काम नहीं होता उससे ज़्यादा उसकी तैयारी होती है। जब आपके घर मान लीजिए आजकल शादी विवाह का बड़ा माहौल चल रहा है, तो जब शादी विवाह पड़ता होगा तो जितना शादी में टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा हम लोग किसमें व्यतीत करते हैं, शादी की तैयारी में टाइम लगा देते हैं, है ना। जुड़ जाते हैं पूरा घर, 4 महीना 5 महीना पहले से ही ये करेंगे, वो करेंगे, ये सामान लाना, वो सामान लाना, और शादी 24 घंटे में निपट गई। तो इसका मतलब थोड़ी देर के काम के लिए हम महीनों, सालों तैयारी करते हैं। वही मामला हमारे कोशिका विभाजन में भी है
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तो जल्दी हो जाती है, लेकिन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की जो तैयारी होती है इसमें टाइम लगता है। तो कोशिका विभाजन की जो तैयारी होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं डियर? इंटरफेज। तो इंटरफेज वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर क्या होगा, कोशिका विभाजन की तैयारी, कोशिका विभाजन की तैयारी, और जो कोशिका विभाजन की तैयारी होगी इसी में सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा समय किस प्रक्रिया में लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंटरफेज अवस्था। तो जो इंटरफेज अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, इस अवस्था में सबसे ज्यादा टाइम लिया जाता है। जब कोशिका तैयारी करने में जुट जाती है कि चलो कोशिका को विभाजित किया जाए, तो यह अवस्था सबसे अधिक अवस्था लेगी। दरअसल जो इंटरफेज अवस्था होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहली अवस्था जो होती है उसे हम बोलते हैं जीवन अवस्था, जीवन फेज। दूसरे को हम बोलते हैं यश अवस्था, है ना, यश फेज। और जो तीसरा होता है इसे बोलते हैं हम G2 अवस्था, यानी G2 फेज। बात समझ आ रहा है? तो कोशिका विभाजन में जो इंटरफेज अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले कौन सी होती है? जीवन अवस्था, यश अवस्था, G2 अवस्था। मजेदार बात क्या, पहले ये समझिएगा, आप चीज़ों को जब देखते हैं तो सीधे आराम से धड़ाक से क्या करते हैं, निर्णय दे देते हैं। हो सकता है आप कभी इसको पढ़े रहे हो, कोशिका विभाजन किसी किताब में देखे हो, और वो लिख दे कि कोशिका विभाजन के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं, और अब आप परेशान और हमको टॉर्चर करना चालू कर देख, सर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, आप तो यहाँ 3 चरण लिखे हैं, जीवन, यश और G2 अवस्था। मेरी किताब में एक अवस्था और दी हुई है, यम अवस्था। तो जो यम अवस्था है वो कोशिका विभाजन चक्र के लिए है। बात समझिएगा, कोशिका विभाजन चक्र का मतलब है कि पूरी कोशिका विभाजित हो जाए। तो 4 चक्र होगा, जीवन अवस्था, यश अवस्था, G2 अवस्था, और एक चौथी अवस्था होगी एम अवस्था। तो हम इसे बोलेंगे कोशिका विभाजन चक्र। बात क्लियर है? लेकिन अब इस चक्र में यम अवस्था को अगर हम हटा दें तो ये तीनों अवस्था को हम बोलेंगे इंटरफेज अवस्था, और इस अवस्था में सिर्फ अपनी कोशिका करेगी तैयारी विभाजित होने की। और जो यम अवस्था होती है इस अवस्था में होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन चक्र के किस अवस्था में कंप्लीट होती है? तो यम अवस्था में। और किन अवस्था में तैयारी करती है कोशिका? तो वह है इंटरफेज अवस्था। और इंटरफेज अवस्था जो होती है वो 3 थी, जीवन, यश और G2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। दरअसल जो जीवन अवस्था होती है, इस अवस्था में जो हमारी कोशिका होती है वो कोशिका करेगी क्या? वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अब आप लोग हमसे पूछेंगे सर प्रोटीन काहे लिए? क्या लिख रहा हूं यार, संश्लेषण जैसे भी लिखते हो, संश्लेषण, अरे हिंदी गलत हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, साथ साथ यहाँ पर आरएनए का संश्लेषण होता है। तो जो हमारे पास जीवन अवस्था होती है, जीवन अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होगा और इसी के साथ साथ आरएनए का संश्लेषण होता है। तो हमें यह मालूम चल गया कि जीवन अवस्था में किन किन चीजों का संश्लेषण होता है। तो पहला संश्लेषण हमें देखने को क्या मिला, प्रोटीन और आरएनए। उसके बाद जो सेकंड अवस्था आती है वो है हमारी एस अवस्था, और इस यस अवस्था में हमेशा जो संश्लेषण होता है वो होता है डीएनए का संश्लेषण। तो यस अवस्था में किस चीज का संश्लेषण होगा, डीएनए का, डीएनए का निर्माण होगा यार, संश्लेषण का मतलब निर्माण होगा। अब यहां देखिएगा अगली अवस्था हमारे पास आती है G2 अवस्था। इन दोनों प्रक्रिया के बाद जो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाया रहता, जो कोशिका जो द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग याद होंगे ना, तो कोशिकांग के निर्माण के लिए जिस प्रोटीन की अवस्था होगी, जिस आरएनए की अवस्था होगी, उसका निर्माण होता है G2 अवस्था के द्वारा। तो यहाँ पर भी G2 अवस्था में भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है और साथ साथ इसके लिए भी आरएनए का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो समझ में आ गया होगा, जीवन के लिए जो कोशिका निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए, वो चाहिए, प्रोटीन निर्माणकारी पदार्थ होता है, तो यहाँ पर वो बनेगा और आरएनए बनेगा। यस अवस्था में डीएनए बनेगा और जो G2 अवस्था होगी इसमें
प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिससे कोशिकांग का निर्माण हो सके और उस कोशिकांग के लिए आरएनए का निर्माण होगा। तो बेसिक जानकारी हमें यह मिल गई कि इन अवस्थाओं से क्या क्या होगा। एक चौथी अवस्था यम अवस्था है, उस अवस्था में क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सी अवस्था और कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम चलेंगे एम अवस्था की तरफ। आखिर एम अवस्था क्या है? एम अवस्था का मतलब यह हो गया कि कोशिका विभाजन की क्रिया को अब हम लोग समझेंगे। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझने से पहले, अच्छा ये सब आप लोग साथ साथ ऐसे बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, हम परिभाषाएं बोल देते हैं, उसे समझें। और हमने बताया है कि बायोलॉजी चलती रहेगी। इसके पश्चात हम आपको किसी माध्यम से नोट्स जरूर अवेलेबल करा देंगे, चाहे वो टेलीग्राम के जरिए या किसी और के जरिए, ठीक है। अभी आप चैप्टर को अच्छे से समझें और शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लें, क्योंकि ये हर एक पेपर के लिए बहुत जरूरी है कि कोशिका विभाजन में सबसे ज़्यादा समय किस टाइम पे लगता है, तो आप समझ गए होंगे इंटरफेज अवस्था। अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर एक बेसिक बात क्या है डियर, वो ये है कि अगर कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन कुल मिला के होता है 3 प्रकार का। जो 3 प्रकार का था वो कौन कौन सा था? तो जो पहला होता है वो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो पहला कोशिका विभाजन है वो कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। जो दूसरा होता है वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो दूसरा हो गया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और जो तीसरा होता है वो होता है असूत्री कोशिका विभाजन। तो किसी भी जीव में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। नाम से ही लग रहा है बिना किसी सूत्र के विभाजन हो जाए, बिना किसी नियम कानून के हो जाए तो हम उसे बोल देंगे असूत्री। आधा आधा टूटे उसे बोलेंगे अर्धसूत्री, पहले से आधा हो जा रहा होगा तब नाम हो गया अर्धसूत्री। समसूत्री मतलब जितना भी उसका नियम कानून रहा होगा सेम उसमें चला जाए उसे हम बोलेंगे समसूत्री। तो समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब अगर उसमें 42 गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे, जितने भी गुणसूत्र होंगे तो जो नई कोशिका बनेगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अर्धसूत्री में लग रहा है कि पहले से क्या हो जाएगी, आधी। और यहां पर देख के लग रहा है असूत्री, कोई सूत्र ही नहीं, जितना होगा टूटा नया कोशिका तैयार। तो इसका मतलब ये हो गया कोशिका विभाजन के 3 चरण, पर 3 प्रकार कौन कौन से थे? समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। अब हम लोग एक एक को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं की जल्दी में है ना, बड़ी स्पीड में खींचे पड़े हुए हैं। चलो आराम से रिलैक्स होके देखते हैं। तो जो हमारे पास है पहला वो है समसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए देखते हैं कि क्या है भाई समसूत्री कोशिका विभाजन। दरअसल जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसका मतलब क्या था पहले ये समझिएगा। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये होता कहाँ है पहले ये भी जान लो। ये जो सोमैटिक सेल होते हैं उनका विभाजन होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। सोमैटिक सेल। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? सोमैटिक सेल में। तो सोमैटिक सेल में समसूत्री विभाजन होता है। वही बात बार बार, कोई बात नहीं। तो ये क्या है सोमैटिक सेल? अच्छा ये नहीं समझ आ रहा है क्या? बताते हैं। इसे हम बोलते हैं कायिक सेल। कायिक सेल। व्हाट इज द कायिक सेल? अरे पता होगा यार, काया, यही है ना काया। हिंदी पढ़ते होंगे तो भयानक टाइप कबीरदास बताए होंगे काया हो या पता नहीं क्या क्या लिखते होंगे। हिंदी बड़ी कमजोर है अपनी बचपन से ही। तो यहां पर लिखा है कायिक सेल। तो कायिक सेल का मतलब जिससे तुम्हारी काया, शरीर का निर्माण हुआ है वही है तुम्हारी काया। तो अगर हम बात करें शारीरिक स्ट्रक्चर की, है ना, तो इन जिन चीजों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उस सेल को ही हम बोलेंगे कायिक सेल। अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल का निर्माण किसमें होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। और इसमें क्या होता है कि एक होता है मदर सेल, एक होता है मदर सेल। अगर आप इसे मदर सेल ना कहना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं पेरेंट सेल। कौन सेल? पेरेंट सेल। ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं, पेरेंट अंग्रेजी वाला भी लिख सकते हैं, जो आपका मन कहे। तो एक पेरेंट सेल, पेरेंट मतलब माता पिता यार, है ना, जिससे किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, या मदर सेल जो था, इससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाए एक मदर सेल से, वो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है बच्चा लोग?
एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। अच्छा, एक मजेदार बात यह भी है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, संख्या समान होती है। ये क्या मामला है, नहीं समझ पाए आप लोग? जैसे अगर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो जो डॉटर मिलेगी, जो 2 सेल मिलेंगे एक सेल से, उनमें भी कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे ये एक सेल है, तो इस सेल से 2 सेल बन जाएंगे। अगर इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, तो हो गया, कोशिका का विभाजन हो गया। एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो गई, इसी को हम बोलेंगे कोशिका विभाजन। और वो भी कौन सा? समसूत्री, समान। ये भी 46, ये भी 46, ये भी सेम। अब देखिए ना, आपको जो सोमैटिक सेल मिले हुए हैं, सोमैटिक सेल आपके पेरेंट से आपको मिले हैं। और मजेदार बात क्या है कि सोमैटिक सेल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर उनके 46 गुणसूत्र हैं, तो आपके भी कितने गुणसूत्र हैं? 46। मैं समझना ही बात ना। अगर ये गुणसूत्र बदल जाते हैं ना, तो आप किसी न किसी रोग से ग्रसित होते। अभी दिखाते हैं कैसे। चलिए पहले हम यहां देखते हैं आगे का मामला क्या है। तो जो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, अब हम ये जानना चाहते हैं। जैसे ये कोशिका 2 भागों में टूट गई, तो कैसे टूटी, अब यही जानना चाहते हैं हम। जैसे इस एक मार्कर से ऐसा खींच के एक और मार्कर निकाल लें, बस वही हो गया कोशिका विभाजन। तो यहां से एक मार्कर से 2 मार्कर मिल गया, ये पुराना वाला मार्कर, एक नया वाला मार्कर है ना, तो 2 मार्कर बन गया। यही हो गया मान लो कोशिका विभाजन। कुछ लोग कहेंगे ना ना, ये तो मार्कर विभाजन है ना, हम कोशिका विभाजन समझेंगे, देखिएगा। तो अब कैसे टूटेगा, कोशिका कैसे टूटती है 2 भागों में, यही हम लोग समझेंगे। तो इसके टूटने के जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक है ना। तो समसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 4 चरणों में, 4 स्टेप्स में। जो पहला स्टेप्स होता है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज, ठीक है ना। देखिए इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम है, अंग्रेजी का नाम है, इसे हम लोग ऐसे हिंदी में डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। और उसके बाद जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं? एनाफेज। और जो चौथा होता है उसे हम बोलते हैं टीलोफेज, ठीक है ना। तो जो चौथा होता है उसे बोलेंगे टीलोफेज। तो ये कोशिका विभाजन के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होगा प्रोफेज, उसके बाद दूसरा होगा मेटाफेज, तीसरा होगा एनाफेज और चौथा होगा टीलोफेज। देखिए कोशिका विभाजन तो आपको आ ही जाएगा, इतना हिम्मत नहीं आपकी कि आपको ना आए। लेकिन बस मुद्दा यहाँ इस बात का है कि आपको ये नाम पता होनी चाहिए। देखिए यार, सीधी बात, अगर आप कोई मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखने में मज़ा तब आएगी जब उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता हो। और हम लोग क्या करें, अगर मान लो कि अचानक आ जाए एक कहानी हम आपको सुनाएं कि एक रामलाल थे, उनके 4 बच्चे थे, पता नहीं क्या क्या नाम बता दें, मान लो थे एक दिनेश, एक महेश, एक और कोई था बुधई एक थे, और मान लो कोई और थे। अब उसके बाद कुछ देर बाद बता रहे हैं एक और आ गए, मान लो बीच में आ गए एक कल्लू आ गए, उनके 3 बच्चे थे जिनका नाम था रमेश और एक का नाम था मान लो दिनेश, पता नहीं क्या क्या यार। हम बताएं रमेश और बुधई में झगड़ा हो गया, अब तुमको पता नहीं रमेश कौन है बुधई कौन है, तो इसका मतलब बुधई थे खिलावन के लड़के और कल्लू कौन थे? रमेश। तो ये पागलपन था यार, ऐसे कॉमेडी कर रहे थे। कुल मिला के ये समझो कि जब तुमको उनके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो चीज़ें याद नहीं होंगी। याद करने का एक ट्रिक है ये, जब कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ने बैठे ना, तो पहले किसी चीज़ को समझने में ना टूट पड़े कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल नहीं यार। सबसे पहला काम अपने दिमाग में उस चीज़ के टर्मोलॉजीज को, शब्द को बैठाएं। जैसे कि कोशिका विभाजन में 4 चरण होते हैं। अब आप पहले पढ़ लीजिए प्रोफेज। अब आप पढ़ने में जुड़ गए कि प्रोफेज में होता क्या है, इसमें कोशिका रहेगी, 2 सेंट्रोसोम निकलेंगे। अरे क्या यार अगलम बगलम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने पर याद ही नहीं होगा। पहले आप ये समझे कि 4 लोग कौन कौन थे। पहला था प्रोफेज, फिर कौन था मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इनमें होता क्या है बाद में जाए, बाद में समझेंगे। पहले थे कौन लोग उनको समझ लेते हैं। कौन कौन लोग थे? 4 लोग। पहला कौन था? प्रोफेज। दूसरा कौन था? मेटाफेज। तीसरा कौन था? एनाफेज। और चौथा कौन सा था? टीलोफेज। तो जो ये 4 लोग थे, इन चारों लोगों के बारे में पहले बताइए आप समझ गए या नहीं।
अब हम इन चारों लोगों को अलग अलग एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना था कि ये चार लोग कौन कौन से थे। तो बताइए, हम भूल गए, नाम बताइए। पहला कौन था? प्रोफेज। दूसरा कौन सा था? मेटाफेज। तीसरा कौन सा था? एनाफेज। और चौथा कौन सा था? टीलोफेज। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला वाला बंदा था, कोशिका विभाजन समसूत्री के लिए, नहीं आप दिमाग खराब करना चालू करें, आप लिख लिए होंगे उस चीज को, समसूत्री के लिए। तो पहला वाला जो स्टेप था वो था प्रोफेज। हम इसमें लिखाने वाले तो नहीं है पर बताने वाले हैं, अब अच्छे सुनिएगा, समझ में आ जाएगा प्रोफेज में होता क्या है। प्रोफेज में सबसे पहले काम क्या होगा कि जो कोशिका होगी, एक कोशिका थी और हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिका के बीच में एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? केंद्रक। तो प्रोफेज में जो केंद्रक झिल्ली होगी, इसके दोनों सिरों पर दो सेंट्रोसोम उत्पन्न हो जाते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं बच्चा लोग? दो सेंट्रोसोम उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रोफेज में जो कोशिका होती है, इसके दोनों सिरों पर दो सेंट्रोसोम प्रकट हो जाते हैं। बात समझ में आया? दो सेंट्रोसोम उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसके पश्चात क्या होगा कि अब इस प्रोफेज अवस्था का अंत आते आते जो केंद्रक होता है ये एक झिल्ली के अंदर होता है। तो ये जो झिल्ली होती है धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगती है, हटने लगती है, समाप्त होने लगती है। तो सबसे पहला काम ये बताइए कि जो पहली अवस्था थी प्रोफेज अवस्था ये आपके समझ में आ गई या नहीं आई? प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ कि ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक में क्या पाया जाएगा? गुणसूत्र पाया जाएगा। ऐसे ढेर सारे होंगे। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रही होगी? 46। और इसके कोने कोने पर दो सेंट्रोसोम उत्पन्न हुए होंगे और इसके अंत में, अंत आते आते जो इसकी कोशिका झिल्ली, जो केंद्रक झिल्ली होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो पहला स्टेज ये हुआ प्रोफेज। दूसरा स्टेज क्या होता है? प्रोफेज के बाद आपने हमें बताया मेटाफेज। चलिए देखते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होता है। जो मेटाफेज होता है, इस अवस्था में क्या होगा कि जो हमारे पास ये कोशिका है, क्या कहते हैं? कोशिका ही तो है। और यहाँ पर अंदर जो था वो 46 गुणसूत्र थे, याद है ना? और जो ये 46 गुणसूत्र हैं, इसके किनारे किनारे ढेर सारे सेंट्रोसोम हैं। थे कि नहीं? ढेर सारे थे कि दो हैं? दो हैं। इसमें ढेर सारे हैं, मतलब हम बना नहीं पा रहे हैं ऐसे ऐसे 46 बना नहीं पाएंगे, ये 46 होंगे। इन सेंट्रोसोम से धागे नुमा संरचनाएं निकलेंगी। किस प्रकार की संरचना? धागे नुमा संरचना। और ये प्रत्येक गुणसूत्र को अपनी ओर खींचने लगेंगी ऐसे। वैसे ये कौन सा सेल है बच्चा लोग? सोमैटिक सेल, जिससे शरीर की काया, शरीर का निर्माण हुआ है ना? अब ये अपनी ओर इसको खींचने लगेंगे। तो ये अपनी ओर खींच रहे हैं। अच्छा ये क्या है? मैं नाम लिख देता हूं, नहीं आप भूल जाएं। ये है सेंट्रोसोम, ठीक है ना? और जो ये सेंट्रोसोम हैं ये कर क्या रहे हैं? ये दूसरी अवस्था मेटाफेज में आने के पश्चात ये गुणसूत्रों को अपनी ओर धागे नुमा संरचनाओं से खींचने लगते हैं। चलो अच्छी बात है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे हम बोलते हैं, मेटाफेज के बाद आया था एनाफेज। चलिए देखते हैं एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में क्या होगा? देखो पहले हम चाहते क्या है, पहले ये समझो। हम चाहते हैं कोशिका का विभाजन हो, ऐसे ही एक नई कोशिका यहाँ बन जाए। तो कब बन जाएगी भाई? जब इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने के लिए पहले दो सेंट्रोसोम अगल बगल उत्पन्न हुए, जिनसे धागे नुमा संरचनाएं निकली और गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। और जब अपनी अपनी ओर खींचेंगी तो ऐसा होने से होगा क्या? जो ये गुणसूत्र है ना बच्चा लोग, ये दो भागों में टूट जाएंगे। ऐसे दिख रहा है कि नहीं? और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बच्चा लोग? 46, ठीक है ना? यहाँ पर तो अब ये क्या होगा? ये ऐसे इधर चला गया, ये ऐसे इधर चला गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। और ये दो दो भागों में क्या हुआ? सारा का सारा गुणसूत्र टूट गया। बात समझ में आया? लेकिन इस अवस्था के अंत तक जाते जाते जो ये धागे नुमा संरचनाएं होती हैं ये विलुप्त होने लगती हैं। तो यहाँ बात समझ में आई क्या हुआ? यहाँ पर इस अवस्था का अंत आते आते जो धागे नुमा संरचना है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर धागे नुमा संरचनाएं अंत तक समाप्त हो जाएंगी। तो धागे नुमा संरचनाएं समाप्त हो गई। तो यहाँ पर अब अगला स्टेज आएगा, जो स्टेज नंबर होगा 4।
स्टेज नंबर 4 में क्या होगा? अच्छा एक बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर गुणसूत्र कितने हैं बच्चा लोग? 46। जब ये ऐसे दो भागों में टूट जाएंगे तो ये वाला 46 है तो ये वाला भी 46 होगा ना, तो दोनों 46 हैं। अब इसके बाद जो अगला वाला स्टेज आता है वो होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि ये दोनों गुणसूत्र अपना अलग अलग हो जाएंगे, एकदम से अलग हो जाएंगे, यानी जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेंगे 46 गुणसूत्र और यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे? 46 गुणसूत्र। और इस प्रकार ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी और जो ये प्रक्रिया हो गई यही कहलाएगी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। तो जो चारों चरण थे हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम कोशिका विभाजन का समसूत्री कोशिका विभाजन समझना चाहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन के कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो प्रोफेज होगा, पहला फेज यही होगा कि जो हमारे पास गुणसूत्र हैं, सोमैटिक सेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहने का मतलब 23 जोड़ी। तो जब 46 गुणसूत्र जो थे, ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये कैसे टूटेंगे? तो हमने कहा कि केंद्रक झिल्ली पर किनारे 2 सेंट्रोसोम आएंगे और वो सेंट्रोसोम जो उत्पन्न होंगे उसके पश्चात ये समाप्त हो जाएगा। और ये काहे उत्पन्न हुए हैं? जिससे कि यहाँ से धागानुमा संरचना निकलेगी और ये धागानुमा संरचना क्या करेगी? इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेगी, जिससे ये 2 भागों में टूट जाएंगे। उसके बाद फिर ये कोशिका बीच पर से अलग हो जाएगी, 2 कोशिका का निर्माण हो गया। तो सिंपल काम था, पहले 2 सेंट्रोसोम निकले, दूसरे के चरण में सेंट्रोसोम से धागा निकला होगा, अपनी ओर खींचा होगा। तीसरे के चरण में जान तो खींचने से वो गुणसूत्र अलग अलग हो गए होंगे और चौथे वाले में दोनों अपना अलग अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर दिए। कितना आराम से याद हो गया। पहले चरण में 2 सेंट्रोसोम आए, क्यों आए थे? जिससे उनसे धागानुमा संरचनाएं निकलेंगी और गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचना चालू करेंगी। खींचने से क्या होगा? वो 2 भागों में गुणसूत्र टूट जाएगा और गुणसूत्र 2 भागों में टूट गया तो वही बीच पर से कोशिका अलग हो जाएगी और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने 46 क्यों लिखा है पता है नहीं? इंसानों में यही होते हैं, सोमैटिक सेल में 46 गुणसूत्र, इसलिए मैंने ये लिखा है। आप इंसानी होंगे उम्मीद है। अरे यार है ना यार, बेसिक था। तो पहला कौन सा था? प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा कौन सा है? चौथा है टीलोफेज। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में पहले आपको ये बताना चाहिए पहले क्या निकले थे? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से धागेनुमा संरचना निकली थी, अपनी ओर खींची थी, जिससे तीसरे के वाले चरण में क्या हुआ था? टूट गया था और चौथे वाले में कोशिका बन गई थी, 2 अलग अलग कोशिका। तो अगर अब आपसे पूछ रहा है कि मेटाफेज क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाफेज कौन सा नाम था? पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज। दूसरे के वाले में सेंट्रोसोम से धागेनुमा संरचना निकल के गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने लगती है। कितना आराम से याद हो गया। अगर आपसे पूछे बताओ टीलोफेज क्या है, तो आपको पता है टीलोफेज में 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। अगर आपसे कोई पूछे एनाफेज क्या है, एनाफेज तीसरा वाला था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तीसरे वाले में क्या था? पहले वाले में सेंट्रोसोम निकला था, धागेनुमा संरचना निकली है, अपनी ओर खींचती है, तीसरे के वाले में तोड़ डालती हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो उभर कर यहाँ पर आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? एनाफेज अवस्था में। देखो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। तो ये था कुल मिला के आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा किन कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो जवाब होगा सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब कायिक सेल, कायिक कोशिका। चलिए ठीक है, इसे चित्र सहित आप बनाइए पहले कॉपी पे अच्छे से। तो दरअसल आगे हम लोग समझना चाहते हैं जो कोशिका विभाजन का सेकंड प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र होते होंगे वो पहले की तुलना में आधे हो जाते होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कहानी क्या है। दरअसल आप बताइए, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हम सोमैटिक सेल में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझा करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर हमें समझना है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसके द्वारा जनन कोशिकाओं का होता है कोशिका विभाजन। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन में किन कोशिकाओं का कोशिका विभाजन संभव होता है, तो वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं बच्चा? जनन कोशिका। तो जनन कोशिकाओं के द्वारा ही जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। और एक मजेदार बात क्या है कि इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इसमें अगर एक आपको दे दिया जाए क्या? मदर सेल,
तो एक मदर सेल से या एक पेरेंट सेल से, कुछ भी बोल दो, चाहे पेरेंट सेल बोल दो और चाहे मदर सेल बोल दो, एक मदर सेल से, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, एक मदर सेल से यहाँ पर 4 डॉटर सेल, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पर अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन है, यहाँ पर अगर एक कोशिका होगी तो ये एक कोशिका कितने भागों में बढ़ जाएगी? 4 भागों में बढ़ जाएगी। और उससे मजेदार बात क्या है, ये आप जानते रहिएगा कि यहाँ जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये मदर सेल की तुलना में डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अगर मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो जो डॉटर सेल होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। बात समझ आई? तो हमने क्या बताया कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में संभव होती है। बात समझ आई? फिर हमने बताया कि इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और मदर सेल की अपेक्षा या मदर सेल की तुलना में डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित फैक्ट थे और इन सारे फैक्ट को अपनी कॉपी में आपको लिखना है जल्दी जल्दी। अब इसके बाद हमें क्या समझना था? इसके बाद हमें समझना है कि ये कितने चरणों में ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो बस ये पहली बात जानते रहना कि जनन कोशिकाओं के द्वारा ही जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं हम लोग, ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पर जो एक कोशिका होगी उससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 2 अवस्थाएं होंगी, इन्हें हम बोलते हैं अर्धसूत्रीय फर्स्ट, और जो दूसरा होगा उसे हम बोलेंगे अर्धसूत्रीय सेकेंड। तो एक फेज होगा, फेज फर्स्ट होगा, और दूसरा होगा फेज सेकेंड। तो अर्धसूत्रीय जो फर्स्ट होगा, इसमें जो पहला स्टेप होगा उसे हम बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहला फेज मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट, और जो प्रोफेज फर्स्ट में जो पहला स्टेप होता है उसे बोलते हैं लैप्टोटीन। देखो यार, ये एक अंग्रेजी शब्द है। अब इसको जानते हो, किसी किसी किताब में हिंदी में लैप्टिटीन लिख दिया है, लैप्टिटीन, मैंने लिख दिया लैप्टोटीन, और किताब में लिखा है लैप्टीन। तो ये दिमाग मत लगाइएगा इस पे, बस ये समझना कि अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण पता नहीं लोग पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं, बट सटीक मुझको लैप्टोटीन लगता है, याद भी रहेगा और आपको समझ में भी आता रहेगा। इसी प्रकार इस प्रोफेज फर्स्ट का जो दूसरा चरण होता है उसे बोलते हैं जाइगोटीन। अब जान तो किसी किताब में लिख दिया है जाइगोट, बस इतना लिख दिया है, तो दिमाग लगाने को सकता नहीं है, बस आप जानते रहिएगा। पहला स्टेप क्या है? लैप्टोटीन। दूसरा स्टेप क्या है? जाइगोटीन। उसके बाद आता है इसका जो तीसरा स्टेप है ना, जो तीसरा स्टेप है उसे हम बोलेंगे पैकीटीन। अब यहां देखो, पैकीटीन। तो अब इसका नाम मैंने बताया ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण किया है और अंग्रेजी सबकी सेम होगी, तो इसे पैकीटीन हमने बोल दिया। तो हमें यहाँ से 3 मिला। पहला क्या मिला? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन। उसके बाद जो हमें तीसरा मिलेगा वो मिलता है डिप्लोटीन। तीसरा नहीं, चौथा। तो ये है डिप्लोटीन, सॉरी, डिप्लोटीन। अब जानते हैं क्या मामला है, कहीं कहीं लिखते हैं डाइप्लोटीन। अब क्या यार मजाक है, ठीक है। तो बस मैंने बता दिया तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें एक 5वां प्रोसेस होगा। तो पहला लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन। उसके पश्चात इसमें जो अगला होता है डाइकाइनेसिस होता है। क्या होता है? डाइकाइनेसिस। क्या बोला मैंने? डाइकाइनेसिस, ठीक है ना, डाइकाइनेसिस। तो अब समझ लीजिएगा, नाम याद रखने में बहादुरी है इसकी। अगर आपको नाम याद है तो चीज़ें आपको एकदम क्रम से परमानेंट याद रहेगी। इसलिए मैंने बताया किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके नाम एकदम अच्छे से आने चाहिए भाई। तो इसमें क्या है? प्रोफेज फर्स्ट में जो सबसे पहला है वो क्या है? लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के बाद क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद क्या है? पैकीटीन। पैकीटीन के बाद क्या है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद क्या है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो नाम याद हो गया। सबसे पहला क्या है? लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन। अगला क्या है? जाइगोटीन। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन बन गया एलजी या जो भी रहा होगा यार। उसके बाद क्या है? पीडी यानी पैकीटीन, और अगला क्या है? डिप्लोटीन, और फिर आगे क्या है? डाइकाइनेसिस। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे तो डाइकाइनेसिस एक नाम है, आपको याद हो गया।
LGPD आपको याद ही हो गया। L मतलब क्या हो गया, लैप्टोटीन। G मतलब ऐसे समझ लो जाइगोटीन, जैसे समझ में आया आपको। P का मतलब पैकीटीन। उसके पश्चात फिर क्या है, D, तो D का मतलब यहाँ डिप्लोटीन है, बस ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो बचा वो आपका क्या है, डाइकाइनेसिस। तो जिस भी तरीके से आपको याद हो सके आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेज के बाद जो आता है वो सेकंड आता है। आपने पढ़ा है, पीछे पढ़ा था, प्रोफेज के बाद क्या आता था बच्चा लोग, आपने बताया था मेटाफेज। तो यहाँ पर भी आएगा मेटाफेज। तो जो मेटाफेज आएगा वो फर्स्ट होगा। मेटाफेज के बाद क्या आया था बताइए, एनाफेज। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद क्या था? हाँ सर बताएं, एनाफेज फर्स्ट, और जो आखिरी वाला था वो था टीलोफेज। टीलोफेज, तो ये हमारे पास कुल मिला के टीलोफेज फर्स्ट हो गया। तो ये हो गया अर्धसूत्रीय फर्स्ट। इसी प्रकार अब अर्धसूत्रीय सेकंड होगा। तो अर्धसूत्रीय सेकंड में जो पहला होगा उसे हम लोग बोला करते हैं प्रोफेज सेकंड। उसके पश्चात यहाँ दूसरा होगा। प्रोफेज के बाद बच्चा लोग बताओ क्या होता है, अभी भी मैंने बताया मेटाफेज, और ये भी होगा सेकंड। उसके बाद थर्ड वाला क्या होगा, बार बार तो वही लिख रहे हैं यार। उसके बाद होगा अगला एनाफेज, और जो एनाफेज होगा ये होगा सेकंड। और उसके पश्चात जो चौथा वाला होगा एनाफेज के बाद होगा टीलोफेज, और जो टीलोफेज होगा ये भी होगा सेकंड। तो ये हो गया क्रम हमारे पास अर्धसूत्री फर्स्ट का और अर्धसूत्रीय सेकंड का। पहले बताइए इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये क्रम आपको आना जरूरी था बच्चा। अगर क्रम नहीं आएगा तो दिक्कत यही है कि फिर नाम भूल जाएंगे। जैसे ये तो याद होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें फर्स्ट लगा देंगे, इसमें सेकंड लगा देंगे। लेकिन अर्धसूत्री वाले में खास बात ये है कि जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो इसका जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में 4 हिस्सा या 5 हिस्सा था। और पहला कौन था, L यानी लैप्टोटीन, G जाइगोटीन, उसके बाद P मतलब पैकीटीन, उसके बाद D मतलब क्या था, डिप्लोटीन, और उसके पश्चात क्या था, डाइकाइनेसिस। बात समझ आ गया ना? तो डाइकाइनेसिस हो गया एक। इसके बाद फिर आपको देखो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब में फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। उसके पश्चात यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब में सेकंड सेकंड सेकंड। ये किसके लिए है बच्चा लोग? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए है। और इसके द्वारा किन कोशिकाओं का विभाजन होता है? हाँ बताइए, जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है। इतना आ रहा होगा। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की तुलना में क्या हो जाती है, आधी। जैसे अगर वहां पे 10 है तो यहाँ कितना आएगी, 5। वहां 100 है यहाँ कितना आएगी, 50। वहां 46 है तो यहाँ कितना आएगी, 23। अगर अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा तो। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे प्रोसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन का पहला चरण देखेंगे, ठीक है ना? तो जो पहला चरण है वो क्या होगा समझिएगा। अगर आप कहें तो मैं इसी में बना दूं, लेकिन बस मजेदार बात क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बना तो दे रहा हूं इसी में, पर अपने कॉपी में आप ऐसी कलाकारी मत करिएगा बिल्कुल। आप अलग अलग हेडिंग डालिएगा और अलग अलग चीज़ों को नीचे लिखिएगा। यहाँ मुद्दा है बस समझने का। तो मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या मामला है, ठीक? क्योंकि अगर अभी मैं अलग से लिखा, अलग अलग पॉइंट बना के बताने लगूंगा ना, तो आप हो सकता है भयानक तरीके से कंफ्यूज हो जाएं, और मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता। चलिए देखते हैं। तो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन का जो पहला हिस्सा है प्रोफेज फर्स्ट का, वो है लैप्टोटीन। और लैप्टोटीन में होता क्या है पहले ये समझिएगा। लैप्टोटीन की प्रक्रिया में जो हमारे पास कोशिका होती है, अपने कॉपी में से खतरनाक काम नहीं करना है आपको। आप हेडिंग डालेंगे प्रोफेज फर्स्ट, उसके नंबर डालेंगे A, और फिर लिखेंगे लैप्टोटीन। फिर उसमें लिखेंगे कि इसमें केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जो मैं बोलता हूं उसे पॉज करके जल्दी से आप लिख लिया करें। तो ये हमारे पास क्या है, एक कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या है बच्चा लोग, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, ठीक है? और जो ये गुणसूत्र होते हैं ये बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं, बिखरे थे। तो जो ये बिखरे हुए गुणसूत्र होते हैं ये करते क्या हैं, ये इसी में व्यवस्थित हो जाते हैं जोड़ों के रूप में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो लैप्टोटीन स्टेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट का जो पहला हिस्सा था लैप्टोटीन, इसमें क्या था कि कोशिका के केंद्रक में जो बिखरे हुए गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों के रूप में क्रम से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित। तो ये पहला काम हो गया, कौन सा, लैप्टोटीन का। इसे आप लिखिएगा कॉपी में, लैप्टोटीन में, कि केंद्रक में बिखरे हुए गुणसूत्र जोड़ों के रूप में व्यवस्थित क्रम में हो जाते हैं, ठीक? उसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा देखिएगा।
अब ये वाला चित्र हम इधर बनाएंगे। तो जाइगोटीन में जो हमारे पास ये कोशिका है, इसमें अंदर क्या है बच्चा लोग? केंद्रक है, एब्सोल्युटली केंद्रक है। और जो केंद्रक के अंदर ये जोड़ों के रूप में गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो जाइगोटीन में केंद्रक में जो उत्पन्न गुणसूत्र है, ये सारे के सारे गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आ गए हैं, ऐसे ऐसे। ध्यान देना, यह गुणसूत्रों की संख्या 46 है अगर इंसानों की बात करें तो, और यहां भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अभी भी 46 है। एक दूसरे के ऊपर से सट गए हैं गुणसूत्र, लेकिन गुणसूत्र 46 है। अगला आया पैकिटीन। अब ये समझिएगा मामला क्या है भाई, पैकिटीन का मामला क्या है? पैकिटीन में क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आए होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस के रूप में, किसके रूप में बच्चा लोग? क्रॉस के रूप में। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, बताओ ये वाला गोला किसका है? पैकिटीन का चित्र बनाया है मैंने। और यहां पर ये है इसका केंद्रक। केंद्रक इतना भारी भरकम नहीं होता, पर कोई बात नहीं। यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ आते हैं। गुणसूत्र यानी जीन्स, वो क्रॉस के रूप में, एक्स के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। दिख रहा है ऐसे। और अभी भी यहां गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, यानी एक दूसरे के साथ एक्स के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के द्वारा ये गुणसूत्रों की अदला बदली करते हैं। अगर आप याद करिए, जब मैंने गुणसूत्र पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, तो मैंने वहां पर बताया होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में मैंने बताया रहा होगा, दो गुणसूत्र एक दूसरे से मिलेंगे और कोई एक गुणसूत्र आगे जाएगा और एक गुणसूत्र दब जाएगा। और मैंने बताया रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के द्वारा ही माँ बाप से आनुवांशिकी बीमारियां संतानों में कम से कम जाती हैं। पीछे मैंने पढ़ाया रहा होगा, जहां म्यूटोन पढ़ाया रहा होगा, म्यूटान याद होगा, है ना? जहां आगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ा रहा होगा, ऐसे वो जंपिंग जीन मैंने पढ़ाया रहा होगा। अगर पिछली बातें अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो वहां मैंने बताया रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर में भी एग्जाम्पल दिए रहे होंगे। तो यहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या 6 है। अब आया डिप्लोटीन या डाइपोट, हाँ जो भी समझ को। देखो डिप्लोटीन में क्या मामला होगा, समझना अच्छे से। ये चित्र मैं यहां बना रहा हूं। तो डिप्लोटीन के लिए क्या होता है? डिप्लोटीन में जो एक्स के रूप में गुणसूत्र होते हैं, कुल कितने गुणसूत्र हैं? 46। जो एक्स के रूप में गुणसूत्र हैं, ये सारे के सारे गुणसूत्र आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दो गुणसूत्र हैं क्रॉसिंग ओवर से मिल जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक लक्षण आगे आएगा। कौन सा लक्षण आगे आएगा? जो अच्छा वाला होगा, खराब वाला दब जाएगा। तो अब यहां पर ये केंद्रक रहा होगा और अब गुणसूत्र ऐसे हो गए। अब एक बात बताओ, यहां गुणसूत्र 46, यहां गुणसूत्र 46 और यहां गुणसूत्र 46 हैं, लेकिन जब दो गुणसूत्र मिल के एक हो जाएंगे तो जो टोटल 46 है अब आधा हो जाएगा। यानी यहां गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23। पहले बताओ, समझ में आ गया? तो डिप्लोटीन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जाइगोटीन जो होता है, इसमें जो दो गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जो पैकिटीन होता है, पैकिटीन में ही एक प्रक्रिया घटती है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही कम से कम बीमारियां माँ बाप से संतानों में जाती है। तो एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में होती है? तो पैकिटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। पहले बताइए, ये आपको समझ में आया या उड़ गया? अब अगला स्टेप है यहां पे डाइकाइनेसिस। क्या है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई है। अब आया अगला चरण। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि यहां पर गुणसूत्र है, ये अपना केंद्रक है। तो इस वाले प्रक्रम में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली के सिरों पर दो उत्पन्न हो जाएंगे। क्या? सेंट्रोसोम। अभी मैंने बताया है। और जो ये सेंट्रोसोम होंगे, ये उत्पन्न हो गए और यहां होंगे गुणसूत्र। ऐसे कितने गुणसूत्र हैं बच्चा लोग? 23। और इस चरण का अंत होते होते जो ये केंद्रक की झिल्ली होगी, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी। अब वही पुरानी बातें हम लोग रिपीट कास्ट करेंगे। ये बिंदु क्या है बालकों? सेंट्रोसोम। अब अगला आया मेटाफेज फर्स्ट। अब आप हमें जवाब देने में सक्षम हो गए होंगे। बोलिए मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? सेंट्रोसोम से धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं। 23 गुणसूत्र हैं और जो ये धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं, ये करती क्या है बच्चा लोग? ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने लगती हैं। अब आप सब लोग को ये बढ़िया आ रहा होगा। अगली बार आया एनाफेज फर्स्ट। बताओ एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? जो ये गुणसूत्र होंगे, ये दो भागों में टूट जाएंगे। याद आया कि नहीं? तो अब ये गुणसूत्र दो भागों में ऐसे ऐसे टूट जाएंगे जब इनको खींचेंगे। और यहां पर सेंट्रोसोम रहा होगा। जब ये टूट जाएंगे तो आप हमें बताइएगा, जो ये झिल्ली, हाँ
जो ये धागेनुमा संरचनाएं हैं ये विलुप्त होने लगती थी इस वाले स्टेज में, और ये दो भागों में टूट गया था। और ये रहा होगा 23 और ये भी क्या रहा होगा 23। अब ये वाला बताइए, हम जाने फिर जो अगला चरण है और वो है टीलोफेज। बताओ टीलोफेज में क्या होगा? हाँ, टीलोफेज में जो कोशिका होगी वो दो भागों में ऐसे विभाजित हो जाएगी। हाँ जुड़ी है। अब ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी और ये गुणसूत्र इधर वाला 23 अलग और उधर वाला जो 23 गुणसूत्र है अलग। तो बताओ यहाँ 23 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर ये पहले चरण में हमें एक कोशिका से दो कोशिका मिली कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए, एक कोशिका से दो कोशिका मिली और हमने बताया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका मिलती है? 4। और यहाँ भी हम लोगों ने बनाया कितना है? सिर्फ 2। तो टेंशन की बात क्या है, अभी हमारा सेकंड स्टेज बाकी है। तो सेकंड स्टेज सेम वही होगा जैसे होता है समसूत्रीय। तो इसका मतलब पहले समझिएगा मामला क्या है। जो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा उसका जो अर्धसूत्री फर्स्ट वाला चरण है उसमें गुणसूत्र पहले के आधे हो जाते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला होता है इसमें जब कोशिका विभाजन होगा तो 23 का 23 गुणसूत्र उत्पन्न होगा और सेम समसूत्री के तरीके विभाजन होगा। दिखाते हैं कैसे, पहले ये समझ में आया कि नहीं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास प्रोफेज था, प्रोफेज में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो पहला कौन सा है? लेप्टोटीन। दूसरा क्या है? जाइगोटीन, पैकीटीन। उसके बाद क्या है? डिप्लोटीन। उसके बाद डाइकाइनेसिस। हम अब इसमें समझेंगे कि होता क्या है। तो जो लेप्टिटीन है इसमें क्या होगा? केंद्रक में जो बिखरे हुए गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में जो जोड़ों के रूप में उत्पन्न हुए हैं एक दूसरे के समीप आ जाएंगे जाइगोटीन में। पैकेटीन में वो एक दूसरे के साथ एक्स के रूप में आ जाएंगे, देखो एक्स के रूप में। और उसके पश्चात क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, जिसके द्वारा जो कम से कम बीमारियां होंगी माता पिता से संतानों में जाएंगी। ठीक, उसके पश्चात जब यक्ष के रूप में आ जाएंगे तो आएगा डिप्लोटीन। तो जो यक्ष के रूप में गुणसूत्र होते हैं वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या पहले से क्या हो जाती है? आधी। उसके पश्चात आता है डाइकाइनेसिस। इसमें केंद्रक के दोनों ओर 2 सेंट्रोसोम उत्पन्न होते हैं और प्रक्रिया के अंत तक होते होते केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आएगा आपका मेटाफेज 1। यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रोसोम से धागेनुमा संरचनाएं निकलकर गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने लगती हैं। एनाफेज 1 में गुणसूत्र 2 भागों में टूट जाते हैं और जो झिल्ली जो धागेनुमा संरचना है ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। उसके बाद आएगा टीलोफेज फर्स्ट। इसमें जानते हो ये 2 भागों में टूट के 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। कितना आसान है ना, वेरी गुड, आसान है। आइए फिर अर्धसूत्री सेकंड प्रक्रिया क्या होगी? हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारे पास 2 कोशिकाएं हैं और इन दोनों कोशिकाओं का जो लक्षण है आप लोग को ठीक नहीं लग रहा है ना? लक्षण ठीक है भाई। और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है बच्चा लोग वो 23 है। ऐसे झूम झूम करके बना लो 23 गुणसूत्र। अब यहाँ होगा क्या? जो प्रोफेज सेकंड है यहाँ भी सेम कहानी। इसके जो केंद्रक झिल्ली है इसके दोनों ओर 2 सेंट्रोसोम उत्पन्न होंगे, उत्पन्न कर दो। और जो इसकी केंद्रक झिल्ली होगी वो विलुप्त होगी, विलुप्त कर देते हैं हम लोग धीरे धीरे अंतिम चरण तक आते आते। अब आप लोग एकदम टैलेंटेड हो गए होंगे, बताइए। उसके बाद आएगा मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में बोलो क्या होगा यही कि झिल्ली विलुप्त हो गई होगी और जो ये 23 गुणसूत्र हैं बच्चा लोग, बोलो इनके साथ क्या होने वाला है? अरे कुछ बुरा नहीं होने वाला, इससे निकलेगी धागेनुमा संरचना और ये गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेगी। क्या कहते हैं, सही है ना? हाँ, और ये 23 गुणसूत्र है, ये भी 23 है। जब ये अपनी ओर खींचेगी तो एनाफेज सेकंड में क्या होगा बच्चा लोग बताइए? ये 2 भागों में टूट जाएगा ऐसे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? और जो ये धागेनुमा संरचना है प्रक्रिया के अंत होते होते धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी। और यहाँ भी वही होगा, 2 मिली है ना कोशिकाएं, तो दोनों के साथ तो वही होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे विलुप्त हो रहा होगा। अब उसके पश्चात क्या होगा? जो टीलोफेज होगा, टीलोफेज में ये दोनों भागों में दोनों कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो ये पूरा वही हो गया, ध्यान से देखो, समसूत्री वाला है ना। जितना गुणसूत्र था उतना ही गुणसूत्र अलग हो गया। और यहाँ पर है ना, और यहाँ पर ये कितना गुणसूत्र है? 23 और ये भी 23 और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे अलग हो गया ना दोनों। और ये भी गुणसूत्र 23 है, ये भी 23 है। ये 23 था इधर वाला और उधर वाला भी 23, इधर वाला भी 23, इधर वाला 23। ये 23 2 भागों में टूटेगा, यही तो आएगा। अब यहाँ देखो 4 कोशिकाएं मिल गई कि नहीं? तो अर्धसूत्री किस प्रकार कंप्लीट हुआ, हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है।
बेहद आसान टॉपिक है ये। अब यहाँ आगे समझिएगा, अगला होता है जो वो होता है असूत्रीय कोशिका विभाजन। उम्मीद करते हैं ये आया होगा, और ना आया होगा तो एक बार पूरा वीडियो आराम से देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, कि किस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, गुणसूत्र कहाँ उभार के दिखते हैं। तो समसूत्रीय कोशिका विभाजन में मेटाफेज अवस्था ऐसी होती है जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, हम यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहते हैं। असूत्रीय कोशिका विभाजन, यहीं बगल में देख लेते हैं, जगह बचा लेते हैं। असूत्रीय कोशिका विभाजन आखिर क्या है? असूत्रीय कोशिका विभाजन, तो असूत्रीय कोशिका विभाजन का मतलब जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। असूत्रीय कोशिका विभाजन में कोशिका के किसी भी हिस्से को तोड़ के अलग कर दें और नई कोशिका का निर्माण हो जाए, उसे हम बोलेंगे असूत्रीय कोशिका विभाजन। जैसे अमीबा, अगर उसका एक हिस्सा टूट जाता है तो ऐसा नहीं कि वो मर गया, एक नया अमीबा तैयार हो जाएगा। उससे और तोड़ दोगे, एक दूसरा नया अमीबा तैयार हो जाएगा। यानी उसमें कोई नियम कानून नहीं, बस जितना हिस्सा टूटता गया नई कोशिका बनती गई, उसी को हम बोलेंगे असूत्रीय कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन से संबंधित जो कुछ भी प्रक्रिया थी वो आपको आसानी से आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको आ रही होगी। चलिए ठीक है, तो कोशिका विभाजन आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ रोग हैं। इन रोग के बारे में हम लोग समझ लेंगे कभी एक दो दिन, ठीक है ना। अभी तो रोग बहुत खतरनाक चल रहा है मार्केट में, थोड़ा रोगों से दूर ही रहें हम लोग, है ना। पर ऐसे बता देते हैं कि जब कोशिका विभाजन नियंत्रित है तब तो ठीक है। जैसे मान लो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, ऐसा अगर बनने लगे, तो जब कोशिका विभाजन की अनियंत्रित श्रृंखला स्टार्ट हो जाए, यानी कोशिका पगला जाए, है ना, कोशिका का अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगेगा, तो मांस का एक लुथड़ा तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठा हो जाएंगी, और इसी मांस के लुथड़े को ही हम बोलेंगे ट्यूमर। तो आप अक्सर सुनते होंगे ना कि फलाने ढिकाने को ट्यूमर हो गया, और जब वो ट्यूमर बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो वही फट जाता है या वही ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर सामान्यतः कुछ नहीं, बस वो ये होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन का एक रूप। जब किसी के खून की कोशिकाएं जो होती हैं WBC, उसका अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, तो हम उसे बोल देते हैं क्या? ब्लड कैंसर। तो ऐसे ढेर सारे कैंसर होंगे, इनके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में। पर अभी जो बेसिक बात थी हमने बता दिया कि ट्यूमर क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन का एक रूप होता है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो उम्मीद करते हैं ये आपको आ रहा होगा चैप्टर। अब अगले चैप्टर में हम लोग कुछ छोटे से फैक्ट को समझेंगे और आप समझें, इन चीज़ों को देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आया होगा। इसकी जो क्वेश्चन की एक श्रृंखला होगी, हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे भी और क्वेश्चन के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है आया होगा। ना आया होगा वीडियो एक बार पूरा फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें आ जाएंगी। भले ही लगे आपको ये कठिन है, इसमें और सारी टॉपिक होंगे आगे, है ना। कोशिकाएं बहुत हैं, कोशिका के बारे में जानकारी बहुत है। अच्छा देखो, एक बात बताना भूल गए, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन केवल एक बार होता है, वो बार बार विभाजित नहीं होती। जैसे न्यूरॉन कोशिका एक बार विभाजित होगी, दोबारा उसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसी प्रकार RBC जो होती है, उसका विभाजन मात्र एक बार होता है। चलिए इस पे हम डिटेल में क्वेश्चन कैसे आएंगे आगे हम बात करेंगे, पॉइंटर क्वेश्चन के बारे में। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।